गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और ये इस वीडियो लेक्चर का सेकंड क्लास है। पहला क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसको आप जाके देख लीजिए। इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा और आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का व्यंजक यानी सूत्र स्थापित करेंगे। दो डेरिवेशन में हमें पढ़ना है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा और आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। विलगित गोलीय चालक की धारिता ये बताया गया है, विलगित गोलीय चालक की धारिता विलगित गोलीय चालक की धारिता की धारिता क्या सूत्र है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R क्या है? उस विलगित गोलीय चालक का मतलब अकेला, कोई आइसोलेटेड गोलीय चालक जो अकेला सेपरेट है, उसी को हम विलगित गोलीय चालक कहते हैं। मतलब गोलीय चालक के शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। तो उस गोलीय चालक की अगर त्रिज्या R है तो उसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका डेरिवेशन पढ़ा। साथ में पृथ्वी की धारिता भी निकाली। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है। 711 माइक्रोफैरड होती है। इसको हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। ठीक है, 711 माइक्रोफैरड होती है। माइक्रोफैरड पृथ्वी की धारिता। ठीक, आज हमें क्या स्थापित करना है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक और क्लियर कर ले रहे हैं। आखिर में जैसे विद्युत गोलीय चालक की संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R होती है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा वायु, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक हमारा होता है वायु संधारित्र, एक है वायु में गोलीय चालक। वायु में गोलीय चालक की धारिता, वायु में गोलीय चालक की धारिता। और दूसरा हमारा शब्द है माध्यम में गोलीय चालक की धारिता। दो शब्द जैसे ये दिए हैं। अगर वायु में गोलीय चालक की धारिता कहा जा रहा है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर वायु में गोलीय चालक है तो हम इस्तेमाल करेंगे C0। वायु में कोई भी चीज आएगा तो उसे वायु में जो धारिता होगी हम C0 से डिनोट कर देंगे, और माध्यम में जो गोलीय चालक की धारिता होगी उसे हम C से डिनोट करेंगे। तो इससे हम बात समझ ले रहे हैं। माध्यम में जो गोलीय चालक होगी उसके लिए हम C0 का इस्तेमाल करेंगे और माध्यम में जो होगा वो C। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। किसके लिए है? वायु में गोलीय चालक की धारिता। लेकिन अगर यहीं पर माध्यम में आ जाए, माध्यम का मतलब गोलीय चालक के चारों तरफ, गोलीय चालक मान लीजिए ये है, इसके चारों तरफ कोई माध्यम है, इस तरह से के माध्यम का कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K इंटू कैपिटल R। कुछ इस तरह से दे सकते हैं। क्या जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K, कुछ इस तरह से। K अगर माध्यम आएगा तो इसमें नॉट में हम K से डिनोट कर मल्टीप्लाई करेंगे। माध्यम में गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाए, जहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। जहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। आगे हम परावैद्युत और परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। जैसे निर्वात के लिए माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक 1.008 होता है। ठीक है, और कुछ इस तरह से कागज वगैरह के लिए लिख सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक 6 होता है। जल के लिए माध्यम का परावैद्युतांक 80 या 81, अलग अलग कुछ बुकों में 80 लिखा हुआ, कुछ बुकों में 81, तो 80-81 के आसपास
हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। परावैद्युत पदार्थ वास्तव में एक प्रकार के कुछ अलग पदार्थ हैं। आगे हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में फिलहाल चर्चा करेंगे। तो अगर वायु में गोलीय चालक की धारिता कही जाए तो C नॉट इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल R होगा, और अगर उसी गोलीय चालक की माध्यम में धारिता कही जाए तो C बराबर 4πε0 इंटू K इंटू कैपिटल R होगा। वहाँ पर K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, अगर हम अब दोनों को डिवाइड कर लें, अगर अब दोनों को डिवाइड कर लें, अगर इसको हम मान लें इक्वेशन 1, इसको मान लें हम इक्वेशन 2, और 2 में से फर्स्ट को डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, 2 समीकरण 2 में से फर्स्ट को डिवाइड कर दें, तो क्या जाएगा? C नॉट इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल K इंटू कैपिटल R। कुछ इस तरह से आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी है? 4πε0 इंटू कैपिटल K इंटू कैपिटल R। C की वैल्यू कितनी है? 4πε0 इंटू कैपिटल R। तो दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ε0 इंटू कैपिटल R से कैपिटल R कट गया, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू की ओर बचेगी? इंटू कैपिटल K। कुछ इस तरह से हमारा रिलेशन निकल आया C नॉट इक्वल टू कैपिटल K याद रखना है। ये एक तरह का हमारा रिलेशन है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम आगे लिख सकें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हमारा फार्मूला निकल आया? कुछ इस तरह से निकला C नॉट इक्वल टू कैपिटल K। क्या फार्मूला निकल आया? C नॉट इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है, जहाँ K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। जहाँ कैपिटल K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इसको आप नोट कर लीजिए। K को हम क्या कहेंगे? माध्यम का परावैद्युतांक है। C नॉट क्या कहेंगे? वायु में गोलीय चालक की धारिता। वायु या निर्वात में, दोनों बात सही, वायु या निर्वात आप कह सकते हैं। वायु या निर्वात में गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता है। C क्या है? C हमारा माध्यम में गोलीय चालक की धारिता है। C क्या है? माध्यम में गोलीय चालक की धारिता है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? C नॉट इक्वल टू K, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C इक्वल टू C नॉट इंटू कैपिटल। एक हमारा रिलेशन निकल रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये रिलेशन आप एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यम में गोलीय चालक की धारिता और निर्वात में गोलीय चालक के बीच संबंध स्थापित करें, C इक्वल टू C नॉट इंटू कैपिटल K। कुछ इस तरह से आ सकता है। परिभाषा भी यहाँ से हम K की परिभाषा बता सकते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी? परावैद्युतांक की परिभाषा यहाँ से निकल आएगी। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है? K इक्वल टू C अपॉन C नॉट। तो इस तरह से क्या किसका अनुपात है? C अपॉन C नॉट के अनुपात को ही हम K कहते हैं, मतलब माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या परिभाषा बन जाएगी कि माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, माध्यम में गोलीय चालक की धारिता व निर्वात में गोलीय चालक की धारिता का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। इस तरह से हम परिभाषा बना सकते हैं, कहलाता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि माध्यम में गोलीय चालक की धारिता मीन C, माध्यम में गोलीय चालक की धारिता मतलब C, व निर्वात में उसी गोलीय चालक की धारिता C नॉट, इन दोनों के अनुपात को ही हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, C का मतलब है माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, C नॉट का मतलब क्या है? निर्वात में या वायु में गोलीय चालक की धारिता, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। मींस K इक्वल टू C अपॉन C नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अपने अगले टॉपिक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को समझा सकें। इसको यहाँ पर समझना इसलिए भी जरूरी था कि हमें आगे चल के इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले इसको क्लियर कर दिया।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हमारा यहाँ जैसे कि पहला बोर्ड पढ़ लिखा हुआ टॉपिक क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में हम क्या लिखेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा में हम क्या लिखेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक, चालक ना कहकर क्या कहा जाए, आवेशित, इसको लिख दीजिएगा, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, कुछ इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या है, किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही चालक में एक ऊर्जा के रूप में निहित हो रहता है, इसे ही हम चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे समझ लीजिए, किसी चालक को, आखिर में अगर किसी चालक को कहीं भी कोई स्थितिज ऊर्जा का मतलब वैसे परिभाषा क्या है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, निकाय के विरुद्ध किया गया कार्य। परिभाषा क्या कहती है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, निकाय के विरुद्ध, ये स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, इसी से परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा की, निकाय के विरुद्ध किया गया कार्य, निकाय के विरुद्ध किया गया कार्य। निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संरचित हो जाता है, निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, इसे हम ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल एनर्जी आर टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया गया है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में कोई भाग नहीं होते हैं, बाकी जो भी भाग होते हैं वो सब स्थितिज ऊर्जा के होते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पर किस प्रकार की ऊर्जा की बात की जा रही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में क्या बताया गया है कि निकाय के विरुद्ध किया गया कार्य, निकाय के अगर किसी सिस्टम के विरुद्ध में जो कार्य करेंगे, वही जो कार्य करेंगे वहां पर निकाय में एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, चालक की या निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार अगर हम परिभाषा बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा मतलब जब हम किसी चालक को आवेशित कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस चालक के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब किसी हम चालक को आवेशित करेंगे तो उस चालक के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य ही हमें वहाँ ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसको आप लिख सकते हैं, किसी चालक को, या इसकी परिभाषा है, किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह कार्य ही चालक में एक ऊर्जा के रूप में, यह कार्य ही चालक में एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, इसे हम चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। इसे हम चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारी परिभाषा है। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, या कार्य ही चालक में एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, इसे ही हम चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी नोट करते हैं, यू से नोट करते हैं। यू बराबर हमारा सूत्र होता है ½ CV² या ½ Q², ये हमारा फार्मूला है।
ये हमारा चालक की है, ये हमारे चालक की स्थित ऊर्जा का सूत्र है, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, आपको पता है कि स्थित ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो अगर आप मात्रा लिखना चाहें तो इसका जूल लिख सकते हैं। ठीक, आखिर में अब इसका हम निगमन कैसे करेंगे, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए डिफरेंशियल परिभाषा, तो हम आखिर में इसका निगमन करने की कोशिश करेंगे। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही चालक में एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है, इसे हम चालक की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर भी। ठीक है, अब इसका निगमन कैसे किया जाएगा जरा देखिए। निगमन के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कार्य, मतलब स्थिर ऊर्जा के लिए हमें कृत्य कार्य निकालना पड़ेगा। तो सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य, सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य हम dw बराबर क्या लिख सकते हैं, dw बराबर हम लिख सकते हैं q इंटू dv। ठीक है, जैसे हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर फार्मूला होता है, विभवांतर बराबर क्या फार्मूला होता है। ये कहाँ से आया, इसको देखने से लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। ये विभवांतर, वैद्युत विभवांतर वाला जो टॉपिक पढ़ाया गया होगा फर्स्ट लेसन में, क्योंकि हमने ये गॉस के प्रमेय से शुरुआत किया है, इससे पहले पढ़ाया जा चुका है, तो उसमें ये बताया गया होगा पहले लेसन में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव वाले में कि VA माइनस VB क्या है, वैद्युत विभवांतर है। VA माइनस VB क्या है, विभवांतर है। VA बिंदु A का विभव है, VB बिंदु B का विभव है, तो दोनों के विभव के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB वैद्युत विभवांतर है, W क्या है, कार्य है, Q0 क्या है, उस परीक्षण आवेश को जिसको हम B से A की ओर ले जा रहे हैं, परीक्षण आवेश को। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र है, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू Q0। कुछ इस तरह से हमारा कार्य का सूत्र निकला है, W बराबर VA माइनस VB इंटू Q0। तो ये फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, तो सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य अगर हम सूक्ष्म खंड में निकालना है, अवकल में निकालना है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, dW बराबर Q इंटू D, कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसी फार्मूले पर। डेल्टा ये W संपूर्ण कार्य है, तो संपूर्ण कार्य Q इंटू डेल्टा V, तो सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य dW बराबर Q इंटू dV। तो वही सूत्र यहाँ लिखा जा रहा है, सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dW बराबर Q इंटू dV। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक सेकंड के लिए, मार्कर हमें लग रहा है हल्का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्रखंड में किया गया कार्य dW बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू dV। सिंस Q बराबर हमारा फार्मूला क्या है, संधारित्र की धारिता, चालक की धारिता Q बराबर C/V, आपने पढ़ा C इक्वल टू Q/V, तो Q बराबर क्या ले सकते हैं, CV। तो अगर ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा dW बराबर CV इंटू dV, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य, कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य टोटल वर्क डन कितना होगा, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इंटीग्रल। पीछे भी इंटीग्रल करते हैं, यहाँ भी आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो dW बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dW संपूर्ण कार्य, W क्या ले सकते हैं, CV इंटू dV, कुछ इस तरह से। dW का अगर हम इंटीग्रल करेंगे, dW क्या है, सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य, dW हमारा सूक्ष्म खंड में किया गया कार्य। इंटीग्रल का मतलब होता है सूक्ष्म खंड के किए गए कार्य को जोड़ा जाए। dW हमारे छोटे से खंड में किया गया कार्य है, और उसका अगर हमने इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल का मतलब होता है समाकलन, समाकलन मतलब हम वहां पर उस कार्य को जोड़ रहे हैं। तो अगर हम छोटे से खंड को कार्य को जोड़ लें तो dW बराबर क्या आ जाएगा, W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, C बाहर का क्या ले सकते हैं, V इंटू dV, तो V का अगर हम V के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, V का अगर हम dV के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमें पता है यहाँ V की पावर 1 है, यहाँ V की पावर 1 है। समाकलन कैसे किया जाता है, जितनी पावर होती है उस पावर में हम एक जोड़ देते हैं
जितनी भी पावर, जैसे यहाँ v की पावर 1 लगी तो उसमें एक जोड़ेंगे, तो एक में एक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हमारा पावर हो जाएगा, अगर एक में एक जोड़ेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, और वही चीज हम अपॉन में ले लेते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। तो हमारा W बराबर क्या फार्मूला निकल आएगा, हाफ CV²। तो जो हमें कार्य प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, हाफ CV²। हमें जो कार्य प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, हाफ CV²। ठीक है, तो ये हमारा हाफ से। अभी आपने परिभाषा लिखा कि जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो वहां कुछ कार्य करना पड़ता है। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो वहां कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य ही उसमें एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। इसी को हम चालक की वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य W है ये स्थित ऊर्जा U के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आप कार्य करेंगे वही वहां पर ऊर्जा के रूप में संरक्षित होगा। तो W बराबर U, तो हम क्या ले सकते हैं, U बराबर हाफ CV²। तो इस तरह से हमारा डेरिवेशन निकल है। किसी चालक को अगर हम आवेशित करते हैं तो वहां पर स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर हाफ CV²। ठीक है, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, सिंस Q अगर C बराबर Q/V है तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो V को अगर हम Q/C में वापस रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, U बराबर हाफ CV की जगह Q/C का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या निकल कर आएगा, हाफ C × Q²/C²। तो C² से C² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो U बराबर क्या निकलेगा, हाफ Q²/C। तो इस तरह से स्थित ऊर्जा के हमें दो सूत्र प्राप्त हुए, एक हाफ CV² और दूसरा फार्मूला क्या प्राप्त होगा, हाफ Q²/C। तो ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन है, व्यंजक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम अब अगले टॉपिक पे चलें। हमारा अगला टॉपिक क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र। आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र क्या कहता है, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का मतलब क्या हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई चालक है जिसका विभव V1 है और जिसके पास आवेश Q1 है। इसकी धारिता कितनी है, C1 है, ये भी हम लिख सकते हैं। ये चालक A है, ये चालक B है। ठीक है, इस चालक का विभव जो है, विभव वो V1 है, धारिता कितनी है, चालक की धारिता C1 है, आवेश कितना है, चालक का Q1 है, कुछ इस तरह से। ये हमारा दूसरा चालक B है जिसका विभव V2 है, जिसका विभव क्या है, V2 है। इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता C2 है, और इसके पास जो आवेश की मात्रा है, इस आवेश की मात्रा वो मान लेने Q2। कुछ इस तरह से हमने दो चालक ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर पहला चालक A जिसके पास विभव V1, धारिता C1, आवेश Q1 है। दूसरा चालक B जिसका विभव V2, धारिता C2 और आवेश Q2 है। अब हम इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ना चाहते हैं। तो जब हम दोनों चालक A और B को तार द्वारा जोड़ेंगे तो होगा क्या, आवेश एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की कोशिश करेगा। आवेश, जब दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशों का क्या होता है, स्थानांतरण। जब कोई दो आवेशित चालकों को हम तार द्वारा जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, किस प्रकार होता है, आवेश किधर से किधर बहते हैं, ये आपको समझना है, ध्यान देना है। ठीक है, इसको आपको समझना है। जैसे पीछे बताया जा चुका है कि आवेशों का स्थानांतरण आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आवेशों के विभव पर निर्भर करता है। जैसे बात समझ लीजिए, आवेशों का स्थानांतरण आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके आवेश के विभव पर निर्भर करता है, चालक के विभव पर निर्भर करता है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इसका विभव हम V1 बराबर ले रहे हैं 20 वोल्ट, और यहाँ पर हम इसका विभव ले रहे हैं 30 वोल्ट। ठीक है, और इन दोनों को हम तार द्वारा जोड़ दें तो आवेश 50 माइक्रोकूलाम से 10 माइक्रोकूलाम की ओर नहीं जाएगा, बल्कि 10 माइक्रोकूलाम से
50 माइक्रोकूलम की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का विभव उच्च है। देखने की वाली बात है कि 10 माइक्रोकूलम के पास कितना विभव, 30 वोल्ट, जबकि 50 माइक्रोकूलम के पास जो आवेश है वो कितना है, कितना वोल्टेज है, वो 20 है। तो जबकि पहले वाले के पास आवेश ज्यादा है, फिर भी आवेश 50 से 10 की ओर नहीं जाएगा, जबकि दूसरे वाले के पास आवेश कम होने के बावजूद भी आवेश का स्थानांतरण कह सकते हैं 10 माइक्रोकूलम से 50 माइक्रोकूलम की ओर होगा। क्यों? क्योंकि 10 माइक्रोकूलम के पास विभव तो ज्यादा है। तो इसी प्रकार कहा जा सकता है आवेश का स्थानांतरण आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि चालक पर स्थापित विभव पर निर्भर करता है। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक टंकी है, जो एक पतली टंकी है जो कि जल से भरी हुई है, और ये हमारी दूसरी टंकी है, ये भी जल से भरी हुई है। ठीक है, अब ये टंकी ए है जो कि पतली है, इसमें जल की मात्रा कम है। ये टंकी हमारी बी है, ये हमारी टंकी बी है, टंकी बी है, इसके पास जल की मात्रा ज्यादा है। दोनों को हम पाइप से अगर हम जोड़ दें, दोनों को हम पाइप से जोड़ दें, ए के पास समझ लीजिए जल की मात्रा कम है, बी के पास जल की मात्रा कम है। यहाँ वाटर कम है, जल कम है, यहाँ जल कम है, जबकि यहाँ जल क्या है, अधिक, जल की मात्रा अधिक है। लेकिन यहाँ पर जल कम होने के बावजूद भी यहाँ पर जल का तल ऊंचा है, जल का तल जो है, जल का तल ऊंचा है, जबकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी जल का तल नीचा है, जल का तल क्या है, नीचा है। अब हम दोनों को अगर हम पाइप से जोड़ दें तो आपको अब ये सोचना है कि जल किधर से किधर प्रवाहित होगा, क्या ए से बी की ओर जाएगा कि जल बी से ए की ओर जाएगा। जैसे समझ लीजिए टंकी ए और बी है, टंकी ए के पास जल की मात्रा कम है, टंकी बी के पास जल की मात्रा अधिक है। टंकी ए में किंतु जल का तल ऊंचा है, जल का तल क्या है, ऊंचा है, और टंकी बी में जल का तल क्या है, नीचा है। अगर हम दोनों को पाइप से जोड़ दें तो जल का स्थानांतरण स्वाभाविक सी बात है, जल का स्थानांतरण ए से बी की ओर, टंकी ए से बी की ओर होगा। क्यों? क्योंकि टंकी ए के पास जल का तल ऊंचा है और बी का तल क्या है, नीचा है, तो जल का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का तल क्या ना हो जाए, बराबर। इस तरह से यहाँ ये बात क्लियर है कि जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ देखिए जल ज्यादा होने के बावजूद भी जल टंकी बी से ए की ओर नहीं आ रहा है, यहाँ जल कम होने के बावजूद भी जल टंकी ए से बी की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है। बात समझ लीजिए, जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर न करके बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके आवेश के वैद्युत तल पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर न करके जल के तल पर निर्भर करता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है। जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर न करके बल्कि जल के तल पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके बल्कि वैद्युत तल पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निर्भर करता है। बात समझ लीजिए कि जिस प्रकार जल का प्रवाह जल की मात्रा पर निर्भर न करके
जल के तल पर निर्भर करता है, मतलब कौन सा तल ऊंचा है कौन सा तल नीचा है। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके आवेश के वैद्युत तल पर निर्भर करता है। मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि हम नीरज के ऊपर लिख सकें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो पिछले लेसन में है इसको इसलिए हम बताते रहते हैं ताकि आपको मेमोराइज हो सके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी लिख सकते हैं कि धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च तल से उच्च वैद्युत तल से मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। ठीक है, धन आवेश का प्रवाह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश का प्रवाह। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से, सदैव उच्च विभव मतलब हाई वोल्टेज से सदैव उच्च विभव से धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। निम्न विभव की ओर होता है। इसको अगर आप इंग्लिश में चाहें तो ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज मतलब उच्च विभव, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पूछे बताइए तब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो सकता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋण विभव है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक अगर धन विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है, इस तरह से हम बॉक्स बना ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं हाई वोल्टेज। HV का मतलब हाई वोल्टेज, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, और LV का मतलब लो वोल्टेज। तो कुछ इस तरह से हमारा धन आवेश जाएगा, धन आवेश जाएगा। ठीक है, तो इसी का उल्टा हमारा नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज नेचुरल सी बात है, नेगेटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारे लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जाएगा। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से चाहे लो वोल्टेज से मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऋण आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की दिशा भी लो वोल्टेज से मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। क्या आप देख लीजिए एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, तो आप ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव लो वोल्टेज से, लो वोल्टेज मतलब निम्न विभव से हम ले सकते हैं, निम्न विभव से विभव की ओर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आवेशों का प्रवाह था, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि धन आवेश हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो चालक के बारे में पढ़ेंगे, धात्विक चालक के बारे में पढ़ेंगे, और धात्विक चालक में आपको पता है कि आवेश वाहक सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये भी आप बात लीजिए, धात्विक चालक में आवेश वाहक कौन काम करता है। धात्विक चालक में आवेश वाहक का कार्य केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, धात्विक चालक। ठीक है, कंडक्टर धात्विक चालक का मतलब जैसे लोहा, सोना, चांदी, धातुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो धात्विक चालक में आवेश वाहक का कार्य केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। जबकि द्रव की अगर हम बात करें, लिक्विड की बात करें, तो वहां पर आवेश वाहक का कार्य धन आयन और ऋण आयन दोनों करते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर हम द्रव की बात करें, ठीक है, या गैस की बात करें, तो वहां पर आवेश वाहक का कार्य धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों करते हैं। जबकि धात्विक चालक में अगर आप देखें तो आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। लेकिन अगर आप कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में चले जाएंगे तो वहां पर जो आवेश वाहक का कार्य होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर, जिसे हम इंग्लिश में होल्स कहते हैं, वहां दो होते हैं। सेमीकंडक्टर वाले लेसन में जाएंगे तो वहां पर आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोटर भी करते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस बात को भी हमें थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं। अगर अर्धचालक की हम बात करें, अर्धचालक की हम बात करें, अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक थोड़ा इरेज कर देते हैं। अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं? अर्धचालक, इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर 1, और नंबर 2 कोटर, जिसको हम इंग्लिश में होल कहते हैं। होल्स एक तरह का पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। तो अर्धचालकों में सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों करते हैं, जबकि धात्विक चालक में आवेश वाहक का कार्य सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। जबकि द्रव व गैस में आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? द्रव व गैस में आवेश वाहक का कार्य धन आवेश व ऋण आवेश दोनों करते हैं। धन आवेश व ऋण आवेश दोनों करते हैं। धन आवेश व ऋण आवेश दोनों करते हैं। किसमें? द्रव व गैस में। द्रव व गैस में धन आवेश और ऋण आवेश का कार्य दोनों करते हैं। तो ये चीज कुछ इस तरह से आवेशों के स्थानांतरण के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो हमारा डेरिवेशन था उसको हम आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का डेरिवेशन समझ लें। ठीक है, इसको हम डाल दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि दो चालक ए और बी है। यहाँ दो चालक ए और बी है। ठीक है, ए के पास जो आवेश की मात्रा है Q1 है, उसकी धारिता कितनी है? C1 है, और इसका विभव V1 है। बी के पास आवेश की मात्रा Q2 है, विभव V2 है और धारिता C2 है। अब दोनों को हम एक तार द्वारा जोड़ रहे हैं। अब पीछे आपने पढ़ ही लिया, मैंने बता दिया कि आते में धन आवेश किधर से किधर जाते हैं। आपको क्लियर होगा कि आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके बल्कि वैद्युत तल पर निर्भर करता है। मतलब कहाँ वोल्टेज ज्यादा है, कहाँ वोल्टेज कम है। धन विभव बताया जा चुका है कि धन विभव हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हमेशा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जाता है, जैसे जल का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि चालक ए है जिसके पास आवेश की मात्रा Q1 है, ये चालक बी है जिसके पास आवेश की मात्रा Q2 है, और यहाँ पर V1 वोल्टेज, इसका V1 वोल्टेज था, इसका V2। तो यहाँ पर V1 मान ले रहे हैं कि बड़ा है, V1 V2 में से कोई एक बड़ा होगा। सपोज दैट V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। अब दोनों को हमें तार द्वारा जोड़ देंगे। तो अगर हम तार द्वारा जोड़ देंगे और यहाँ पर V1 बड़ा है तो नेचुरल सी बात है आवेश A से B की ओर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि A के पास उच्च विभव हो गया, A को हमने उच्च विभव मान लिया, B हमारा कैसा है? निम्न विभव। पीछे भी आपने समझा कि हमेशा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। किस तरह से? यहाँ पर धन आवेश हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर चालक ए के पास Q1 चार्ज है तार से जोड़ने से पहले, और इसके पास Q2 है, तो कुल संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी? कुल धारिता कितनी हो जाएगी? कुल धारिता को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। कुल धारिता मतलब कुल आवेश बटा कुल विभव। कुल धारिता का मतलब कुल आवेश बटा कुल विभव। कुल आवेश बटा कुल विभव। तो दोनों की अगर हम संयुक्त धारिता C मान लें तो C बराबर क्या फार्मूला निकाला है? Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2। अगर हम दोनों की संयुक्त धारिता C मान लें तो C बराबर क्या आ जाएगा? कुल आवेश। इसके पास Q1 आवेश, इसके पास Q2 आवेश है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। और इसका अगर विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो कितना आ जाएगा? V1 अपॉन V2। कुल विभव V1 अपॉन V2। उभयनिष्ठ कुल धारिता के लिए तो हमें दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ इसको सही कर लीजिए। कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 को दोनों को जोड़ ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुल आवेश हमारा कितना हो जाएगा? कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश को हम कर सकते हैं Q1 प्लस Q2। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव यहाँ निकाला जाएगा। क्या निकल आएगा? उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कौन कर सकते हैं?
कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटा कुल धारिता C1 प्लस C2। धारिता C1 प्लस C2 तो होगी ही होगी कुल धारिता। क्यों? धारिता एक तरह का कंटेनर जैसा, भाई एक बर्तन में कितना जल आ रहा है, दूसरे बर्तन में कितना जल आ रहा है, ठीक है। धारिता का मतलब होता है एक चालक के पास कितना आवेश है, दूसरे चालक के पास कितना आवेश है। तो जिस प्रकार बर्तन एक बर्तन में मान लीजिए 1 लीटर आ रहा है, दूसरे बर्तन में मान लीजिए 2 लीटर आ रहा है, तो दोनों बर्तन में कुल कितना आखिर में जल आ रहा है। और एक बर्तन में 1 लीटर है, दूसरे बर्तन में 2 लीटर है, तो दोनों बर्तन के कुल जल कितना आएगा 3 लीटर। तो इसलिए धारिता को कुछ नहीं करना है, आपको C1 प्लस C2 क्या कर देना, जोड़ देना। अगर एक के पास मान लीजिए 5 माइक्रोकूलम है, दूसरे के पास 10 माइक्रोकूलम है, तो कुल कितना आवेश हो जाएगा 10 5 15 माइक्रोकूलम कुछ, ठीक है। हाँ, बदलेगा क्या, विभव बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो कुल विभव V1 प्लस V2 नहीं होगा। इसको आपको ध्यान देना है। अगर पहले का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 है, तो कुल विभव हमारा V1 प्लस V2 नहीं होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन वोल्टेज हो जाएगा। तार जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का विभव। कब तक आवेश का प्रवाह होगा, यहाँ बताया गया है कि हमेशा धन आवेश हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो जो बराबर विभव है उसी को हम उभयनिष्ठ विभव मान लेंगे। भाई आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा, कुछ विभव से नहीं हो। हमने ये मान लिया है कि ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव क्या है, कम है, तो इस तरह धन आवेश ए से बी की ओर जाने लगे। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो उस कॉमन विभव को, उभयनिष्ठ विभव को हम क्या मान ले रहे हैं, बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, कुछ इस तरह से। अगर हम Q1 की वैल्यू रख दें तो Q1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1, और Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, C2 V2। तो कुछ इस तरह से उभयनिष्ठ विभव का एक फार्मूला और दिया जाए, Q1 की जगह C1 V1 प्लस Q2 की जगह क्या देगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, कितना आखिर में आवेश ए से बी की ओर स्थानांतरित हुआ। जितना भी आवेश ए से बी की ओर जाएगा इसे हम पुनर्वितरित आवेश कहेंगे। जैसे बात समझ लें, जितना आवेश ए से बी की ओर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पुनर्वितरित आवेश। तो पुनर्वितरित आवेश मान ले रहे हैं, ए से बी की ओर जाने वाला पुनर्वितरित आवेश Q1 डैश है। माना ए से बी की ओर जाने वाला पुनर्वितरित आवेश Q1 डैश। तो Q1 डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश क्या है, ए से बी की ओर जाने वाला पुनर्वितरित आवेश है। आखिर में जितना क्या, तो Q1 डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C1 B। इसी प्रकार बी पर पुनर्वितरित आवेश आदमी की कितना आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q2 बराबर C2। कुछ इस तरह से। अगर हम दोनों को अब डिवाइड कर दें, इसको हम दोनों को क्या कर दें, डिवीजन कर दें, इसको डिवीजन कर देते हैं, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 B अपॉन C2 डैश। तो बी से बी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। Q1 क्या है, तार द्वारा जो पुनर्वितरित आवेश की मात्रा है। Q1 डैश क्या है, जब ए से बी की ओर, बाई नेचुरल सी बात है, जब आवेश ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ए पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आवेश ए से बी की ओर जा रहा है तो ए पर मात्रा आवेश की क्या होगी, कम होगी, और बी पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बी पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये यहाँ पर स्थानांतरण कम हो रहा था, V1 बड़ा था, V2 छोटा था। एक समय के बाद होगा क्या कि दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ भी विभव V हो जाएगा, यहाँ भी विभव V हो जाएगा। अब यहाँ पर जब विभव इसका भी V हो गया, इसका भी विभव V हो, दोनों तरफ विभव बराबर हो जाएंगे, तो आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। भाई कब तक विभव स्थानांतरित होंगे, जब तक एक तरफ हाई वोल्टेज बना रहेगा, दूसरी तरफ लो वोल्टेज बना रहेगा। और जैसे ही दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, आवेशों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब मान लीजिए जब आवेशों का स्थानांतरण रुक रहा है, उस समय ए के पास कितना आवेश है, वो Q1 डैश है, और बी के पास कितना आवेश है, Q2 डैश। क्यों, कि जब आवेश ए से बी की ओर गया होगा तो ए के पास आवेश की मात्रा कम हो गई होगी, और बी के पास आवेश की मात्रा क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो ए के पास बढ़ी हुई जो अंतिम आवेश की मात्रा है उसी को हमने Q डैश मान लिया है, और ए के पास जो कम होने के बाद लास्ट में जो आवेश की मात्रा हुई वो क्या होगी, Q1 डैश। तो Q1 डैश का मतलब क्या है, पुनर्वितरण के बाद ए के पास उपस्थित आवेश की मात्रा। Q1 डैश क्या है, पुनर्वितरण के बाद ए के पास उपस्थित आवेश की मात्रा है। Q2 डैश क्या है, पुनर्वितरण के बाद बी के पास उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इस तरह से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का मान किसके बराबर निकल आया, C1 अपॉन C2 के बराबर निकल आया। तो इसको हम परिभाषा में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
इसको अगर भाषा में आपको लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात Q1 डैश अपन Q2 डैश को हम क्या कहेंगे, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो हम ऊर्जा पे पहुंचे। जैसा कि जोड़ने से पहले, यहाँ दो टॉपिक होंगे, एक जोड़ने से पहले होगा, एक जोड़ने के बाद हो जाएगा। क्लियर सी बात है। जोड़ने से पहले चालक एक स्थिति ऊर्जा हम कह सकते हैं, जोड़ने से पहले चालक एक की स्थिति ऊर्जा, चालक एक की स्थिति ऊर्जा कह लिख सकते हैं U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर। अभी हमने पीछे पढ़ा स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो हम हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो जोड़ने से पहले चालक एक की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे चालक B की स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चालक B के लिए क्या ले सकते हैं, इसी प्रकार हम चालक B के लिए U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर, इस तरह से समझिए। तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा, कुल स्थिति ऊर्जा कितनी है, कुल स्थिति ऊर्जा। जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा क्या लिख सकते हैं, U बराबर U1 प्लस U2, यानी क्या निकल आएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये जोड़ने से पहले। तो जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, जोड़ने के बाद कुल स्थिति ऊर्जा U डैश, भाई जोड़ने से पहले, क्योंकि जोड़ने से पहले चालक के पास वोल्टेज V1 था और चालक B के पास वोल्टेज V2 था, तो कुछ इस तरह से हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। लेकिन जब दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया, ये चालक A था, ये चालक B, दोनों जोड़ दिया, तो अब यहाँ पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा Q1 डैश हो गई। अब यहाँ पर पुनर्वितरित आवेश की मात्रा Q2 डैश हो गई। इसकी धारिता तो ऑलरेडी C1 है तो C1 ही रहेगी। धारिता पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, हमेशा जब दो चालकों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ क्या बदलता है, आवेश और विभव। तो धारिता यहाँ C1 की C1 ही रहेगी, यहाँ भी धारिता C2 की C2 रहेगी। लेकिन जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव इसका भी V माना जाएगा, इसका भी V माना जाएगा। जोड़ने के बाद जब आवेश का स्थानांतरण रुका होगा उस समय दोनों का विभव समान होकर उभयनिष्ठ विभव V तक पहुंच गया होगा, क्योंकि जब तक विभव अलग अलग रहेगा तब तक आवेश का स्थानांतरण तो होगा ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जोड़ने के बाद तो कुल स्थिति ऊर्जा कह सकते हैं U1 डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू, भाई हाफ CV स्क्वायर है तो हाफ कुल धारिता C1 प्लस C2 इंटू विभव, दोनों का एक ही हम क्या ले सकते हैं V स्क्वायर। कुछ इस तरह चाहिए तो आप अलग अलग इस तरह से लिख लीजिए। जोड़ने के बाद हाफ C1V स्क्वायर, चालक एक की स्थिति ऊर्जा हो गई, दूसरे चालक की स्थिति हाफ C2V स्क्वायर। तो क्या निकल आएगा, U1 डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2, यहाँ पर V स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया कुछ तरह से, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू हमें पीछे पता है, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है, पीछे भी बताया गया। उभयनिष्ठ विभव V बराबर हम ले सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। दो चालकों को जब हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो उसके बाद उभयनिष्ठ विभव का सूत्र V बराबर क्या निकलेगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। U1 डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा।
इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बस वो क्या निकल आएगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा लेकिन ये क्लियर हो जाएगा यहाँ तक कि हमें 2 टॉपिक क्लियर हो गए यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हमें संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता बतानी है, पूर्ण रूप से संधारित्र की धारिता बताती है और आंशिक रूप से। ठीक है, 2 ये है और ऊर्जा घनत्व के बारे में थोड़ा बहुत बताना है और संधारित्र का उपयोग। इस तरह से संधारित्र वाला लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सवाल पे चलेंगे। तो यू डैश जोड़ने के बाद इसके लिए ऊर्जा यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब जोड़ने से पहले हमारे पास कुल स्थिति ऊर्जा कितनी थी, U थी, जोड़ने के बाद कितनी हो गई U डैश। तो आखिर में ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, ऊर्जा में परिवर्तन। तो ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या निकालेंगे हम, डेल्टा U बराबर अंत वाले में से प्रारंभ वाली स्थिति ऊर्जा को हम घटा देंगे। अंत की स्थिति ऊर्जा कितनी है U डैश और प्रारंभ की कितनी थी U। तो U डैश में से U घटा रहे हैं। U डैश क्या है, अंत। दोनों जोड़ने के बाद दोनों चालकों को तार द्वारा, ये क्या है, तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ा जा रहा है। तो तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ने के बाद जो स्थिति ऊर्जा की वो U डैश हो गई और जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा U थी। तो अंत में से प्रारंभ को घटा देंगे, वही हमारा ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। तो डेल्टा U बराबर U डैश की जगह हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 माइनस U की जगह हम क्या ले सकते हैं, पहले ही हमने निकाल लिया है हाफ, कर देंगे इधर वाला हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ चाहिए तो कॉमन कर लीजिए C2 V2 का स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हाफ दोनों, हाफ पूरे में कॉमन है तो पूरे में हम कॉमन ले रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ये C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ से ये पार्ट बचेगा पहला C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपॉन में 1 है तो जो एलसीएम होगा हर वाला वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, अब ब्रैकेट थोड़ा खोल दीजिए, हाफ यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, C1 V1 a हो जाएगा, C2 V2 b हो जाएगा। तो C1 V1 का स्क्वायर तो C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस C2 V2 का स्क्वायर तो C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab, मतलब 2C1 C2 V1 B2। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस C1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ जाएगा। ये C1 को C2 वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यों, तो यहाँ माइनस लगा हुआ माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से C1 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, C2 का C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। ऐसे ही C2 का C2 से करेंगे तो माइनस C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर अपॉन में जो था वो लिखा जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि कॉमन हो जाएंगे। C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी, तो इसको हम कॉमन करके बाहर कर लेंगे। तो C1 C2 को अगर हम कॉमन करके बाहर निकालें तो हमारा कौन सा क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 कॉमन है, बचा क्या, यहाँ C1 C2 अगर कॉमन है तो सोचिए क्या बचेगा 2V1 V2। C1 C2 अगर कॉमन होगा तो 2V1 V2 बचेगा 2V1 V2 और यहाँ C1 C2 कॉमन है तो क्या बचेगा माइनस V2 स्क्वायर, ये हमारे रिमेनिंग पार्ट है। यहाँ पर अगर C1 C2 कॉमन हो जाए यहाँ पर तो क्या बचेगा माइनस V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 जो था वो लिखा जाएगा इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये किसी का फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इस पिछले वाले टर्म में माइनस कॉमन कर लें, हम डेल्टा U बराबर हमने माइनस कॉमन भी कर लिया, तो कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हमारा क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि मैं इधर इरेज करके थोड़ा सा लिख सकूँ। ठीक है,
बस 2 लाइन और लिखना है ताकि ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का व्यंजक है डेरिवेशन। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं इधर वाला थोड़ा सा पार्ट। ये बचेगा क्या हमारा अब, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। चाहे b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि b1 हमने ज़्यादा माना था इसलिए हम b1 माइनस b2 को हटा दें कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर इस फार्मूले में नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यहाँ ह्रास हो रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो क्या आ रहा है, ह्रास, यानी ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र क्या है, आवेशों के नेगेटिव, ये बात आप लिख देंगे, नेगेटिव साइन ह्रास होगा। पहली बात ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ह्रास ऊर्जा को व्यक्त करता है, ह्रास ऊर्जा को व्यक्त करता है। और जो सूत्र है आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का व्यंजक इक्वल टू हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा यू क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र है। डेल्टा यू क्या है, आवेशों के पुनर्वितरण में ह्रास ऊर्जा का सूत्र। डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो आप भेज दीजिए, ताकि संधारित्र मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। और नूतन और NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व कराता रहूँगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के बाद हमारा ये आज का सेशन समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।